नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीष आईएएस पीसीएस अड्डा में। देखिए, अब आपके एग्जामिनेशन के लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। उसमें रिवीजन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और रिवीजन में भी हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं। टाइम आपका बचेगा, जितना टाइम बचेगा और सब्जेक्ट्स को आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कठिनाई जो आता है स्टूडेंट्स को, मे बी यू आर ऑल्सो फेसिंग, वो है आपका हिस्ट्री का सेक्शन। ठीक है, तो उसकी समस्या का समाधान हमने आपके लिए लेकर आया है। और जो बिहार स्पेशल हम आपके लिए करवा रहे थे, कंप्लीट बिहार स्पेशल, जिसमें हिस्ट्री को छोड़कर बाकी सब टॉपिक्स कवर करवा दिए गए हैं, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपके ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, वो सब हमने करवा दिया है। आज से हम हिस्ट्री का सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का होगा। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगभग 30 मार्क्स तो आपके बिहार स्पेशल से ही आते हैं और ये सुनिश्चित है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को कवर कर लेते हैं, पूरा बिहार स्पेशल का सीरीज जो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपके एक एक नंबर जो भी बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे वो आने वाला है। क्योंकि हमने पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके लिए ये नोट्स तैयार किया है, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर एंड ऑल्सो द कंपाइलेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप पढ़ते हैं, जो वेरियस एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन हमें लेने दीजिए। आप बस रिवाइज करिए, आप बस बढ़िया से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो बिहार स्पेशल में एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है, उसको एक बार आप ये देखिए कि हमें सबसे पहले क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बने कि हाँ इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये कि सबसे पहले आपका स्टोन एज था, उसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम भारत की बात कर रहे हैं या फिर बिहार की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टोन एज, फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका वैदिक पीरियड, फिर आपका महाजनपदा। महाजनपदा में मगधा एक इंपॉर्टेंट एम्पायर निकल कर आया, जिसमें बहुत सारे डायनेस्टी भी रहे हैं, हरियंका डायनेस्टी, उसमें से फिर आपका मौर्यन डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, उसके भी क्रोनोलॉजी को हम देखेंगे। उसके बाद पोस्ट मौर्यन यानी कि फॉरेन इन्वेजन्स हुए। उसके बाद आपका गुप्ता पीरियड बना। उसके बाद कौन आया? हर्षवर्धना पीरियड आया। ठीक है, उसके बाद आपका अर्ली मेडाइवल पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि पाला डायनेस्टी। ओके, फिर सेना डायनेस्टी। बिहार की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजी पहले तो क्लियर होनी चाहिए, अब आपको पिक्चर समझने में आसानी आएगी। तो चलिए अब समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आज जो हम मानव के रूप में दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा टैलेंटेड कि कहीं से कहीं जा सकते हैं, कुछ भी खाने का प्रयास हुआ खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, पहले ये नहीं था। पहले हम लोग भी जानवर की ही तरह व्यवहार करते थे, या फिर यूं कह ले कि हम लोग जानवर से ही इवॉल्व हुए हैं, ये तो पता होगा आपको। तो धीरे धीरे इनोवेशंस दिमाग में चलते गए, नए नए सीख हम लोग सीखते गए, अपने गलतियों को सुधारते चले गए, जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसको हम आगे बढ़ाते चले गए। जैसे आग की बात करते हैं, फायर, ये बहुत पहले आ चुका है, स्टोन एज में ही आपका आया था, लेकिन उसी कल्चर को हम आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और आज भी हम आग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो स्टोन एज है, जो कि हम ह्यूमन इवोल्यूशन को डिमार्केट करते हैं, सबसे पहले आपका स्टोन एज आता है। यानी कि स्टोन एज जो नाम पड़ा है वो बेसिकली इसलिए क्योंकि जो लोग थे इस समय में वो पत्थर के टूल्स यूज करते थे, चाहे फूड को कलेक्ट करना हो या फिर किसी को मार के खाना हो, तो स्टोन का ही इस्तेमाल होता था, इसलिए जो नाम पड़ा स्टोन एज पड़ा। लेकिन उस समय खेती नहीं होती थी, खासकर हम पैलियोलिथिक की बात करें, मेसोलिथिक की बात करें, तो उस समय खेती नहीं होती थी, तो हम लोग हंटर गैदरर थे।
जगह जगह घूमते फिरते, कोई जानवर मिला मारते खाते, कहीं और जगह रेस्ट करते, फिर अगले दिन कहीं और जगह आराम करने चले जाते। तो कोई विलेज का कंसेप्ट भी नहीं था, ठीक है, कोई ये भी कंसेप्ट नहीं था कि फैमिली हम लोग बनाए, कुछ इस टाइप से ऐसी चीजें चलती थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो स्टोन एज है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पैलियोलिथिक जो सबसे पुराना होगा, फिर है मेसोलिथिक, फिर है आपका नियोलिथिक, ठीक है। तो बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो पैलियोलिथिक साइट्स है वो आपका मुंगेर और नालंदा है। ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बताते हैं आपको दिमाग में आपको रिकॉल होना चाहिए कि मुंगेर कहाँ है, नालंदा कहाँ है, ठीक है, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन से है, कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है। तो ऐसे करके आप रिवाइज करिएगा, आपका एक एक चीज याद हो जाएगा। ओके, तो मुंगेर और नालंदा। और जो पैलियोलिथिक एज है उसको भी हम 3 फेज में डिमार्केट कर देते हैं, अर्ली, मिडिल, लोअर पैलियोलिथिक एज। तो उसके डिटेल में नहीं जाना है हमें, ध्यान ये रखना है कि जो पैलियोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो हंटर एंड फूड गैदरर्स थे। क्या होता है ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो एक तो आपका मिडिल पैलियोलिथिक, फिर एक आपका अपर पैलियोलिथिक एज। तो जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है इसको हम फ्लेक कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पत्थर से बने छोटे छोटे फ्लेक्स यूज होते थे, मतलब ऐसे तेज धार वाला पत्थर से बना टूल्स, ओके, जिसको शिकार करने में काफी ज्यादा मदद मिलती थी, या फिर गाछ वृक्ष काटना हो उसके लिए भी मदद मिलती थी। तो टूल्स के नाम पर भी हमने कल्चर का नाम रखा है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद है आपका अपर पैलियोलिथिक एज, जो कि लगभग 40,000 BCE से 10,000 BCE तक रहा। ओके, BC। तो जो अपर पैलियोलिथिक एज है इस पीरियड में सबसे पुराना पेंटिंग्स भारत में मिलता है। तो अगर पूछ लिया जाएगा कि ओल्डेस्ट पेंटिंग जो भारत में मिला है वो कौन से एज का मिला है, और आपको ये ऑप्शन दे दे पैलियोलिथिक, मिडिल या अपर, तो आपको अपर में लगाना है। ओके, अब आते हैं हम मेसोलिथिक साइट्स या फिर मेसोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज जब क्रॉस हुआ तो मेसोलिथिक एज में हम लोग इंटर किए, और मेसोलिथिक पैलियोलिथिक से थोड़ा एडवांस एज था। क्यों? क्योंकि इसमें और ज्यादा एक प्रकार से कहते हैं ना, और ज्यादा इम्प्रूव्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होने लगा। और एक खास बात ये थी कि इस पीरियड में जो एनिमल्स थे, जानवर, उसको पालतू बनाने लगे हम लोग। पालतू बनाने का मतलब जैसे आज आप देखते हैं गाय भैंस उन सबको पाला जाता है घर के आसपास। तो ये जो कल्चर है वो मेसोलिथिक एज में डेवलप हुआ। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये है कि भारत में जो मेसोलिथिक साइट्स मिले हैं कहाँ कहाँ मिले हैं, आप देखेंगे तो ये भारत का मैप है। तो बहुत सारे जगह पर मेसोलिथिक साइट्स मिले हैं, तो कौन से स्टेट में है ये ध्यान रख सकते हैं आप। ये हम इंडिया के लेवल पर बात कर रहे हैं। बिहार के लेवल पर क्या है, तो जब बिहार झारखंड एक था तब आपको मेसोलिथिक साइट बिहार में भी मिलते थे। जैसे आप देखिए हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल, ये सब आपके झारखंड में। लेकिन बिहार के कुछ जगह पर जैसे मुंगेर इलाके में जो पैसरा टूल है वो मिला है, ठीक है। तो कुछ कुछ टूल्स आपके मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते होंगे अपने टूल्स को लेकर। कहीं लोग टूल्स वहीं छोड़ देते होंगे, यहीं कहीं की मृत्यु हो गई तो टूल्स वहीं रह गया। तो इसीलिए आपको कभी कभी ये सब टूल्स हर जगह पर मिलते हैं कभी कभी। ओके, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का पालतूकरण शुरुआत हुआ, और एनिमल हस्बेंड्री की कल्चर भी शुरुआत हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है, वो है नियोलिथिक। और नियोलिथिक जो है मेसोलिथिक से और एडवांस कल्चर था, और एडवांस टाइम में लोग आ गए थे। कैसे? क्योंकि पहली बार ह्यूमंस जो खेती करना सीखे वो नियोलिथिक फेज में सीखे। और ये जो आपका नियोलिथिक फेज है वो 6000 BC से 1500 BC तक चला। उसके बाद तो आपको ही पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबका कल्चर आ गया था, और फिर उसके बाद आपका वैदिक पीरियड भी आ गया था, है ना। तो जो नियोलिथिक है
इसमें आपका कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और डोमेस्टिकेशन तो पहले से हो ही रहा था, लेकिन इसमें भी हुआ। और जैसे जैसे डोमेस्टिकेशन हुआ, कल्टीवेशन शुरू हुई, हम लोग खेती करने शुरू हुए, तब पता चलेगा कि भाई हाँ, अब एक जगह रहकर घर बनाकर हम लोग खेती कर कर एक साथ रह सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई शिकारी करना है तो दूसरे दूसरे जगह जाना पड़ेगा, कुछ कलेक्ट करना है दूसरे जगह जाना पड़ेगा, एक जगह खत्म हो गया तो इसलिए वो सेटल नहीं हो पाते थे। लेकिन यहाँ पर आपका सेटलमेंट आ गया, क्यों? क्योंकि खेती आ गई, खेती आ गई तो अब बगल में ही खाना है, तो बगल में ही खाना है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वो इसी प्रकार से हो गया जैसे आपका घर के बगल में नौकरी लग गई तो आप दूसरे जगह तो जाएंगे नहीं, आपने घर के पास ही रहेंगे, घर में ही खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वही चीज कंसेप्ट यहाँ लागू होती है। और जो चक्का है, चक्का की डिस्कवरी भी नियोलिथिक फेज में हुई, नियोलिथिक टाइम में भी हुई। तो जो मेजर साइट है जो बिहार में मिलते हैं, एक तो है आपका सेनवर जो कि रोहतास बिहार में है, और चिरांद याद रखना है सारण जो कि बिहार में है, और चेचर ये भी आपका वैशाली में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चिरांद और चेचर, चिरांद सारण में, चेचर वैशाली में। ये आई थिंक कि आपका मिसप्रिंट हो गया है। ओके, और इट इज एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट विलेज, यानी कि जो सबसे पहला विलेज का एग्जाम्पल मिलता है वो आपको नियोलिथिक में ही मिलता है। कंसेप्ट हमने बता ही दिया। अब थोड़ा सा हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करते हैं, यानी कि उस समय हो सकता है कुछ टेक्स्ट थे जो बिहार के हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हैं, तो कम से कम टेक्स्ट का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है। तो ये आप देखिए, जो धर्मवमीन है वो बिहार की यात्रा पर आते हैं 1232 से 34 के बीच, और नालंदा के बारे में जानकारी देते हैं। और आपको भी पता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय पर ऑलरेडी इन्वेजन हो चुका था और नालंदा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ओके, अब एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मलुकलपा, ये बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जानकारी देते हैं जो गुप्ता पीरियड में चल रहा था। उसके बाद अगर वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में जो आपका बिहार का रेफरेंस मिलता है अथर्ववेद और पंचविमिशा में मिलता है, पंचविमिशा ब्राह्मण में। ठीक है, और ये दोनों टेक्स्ट में जो बिहार में लोग रहते थे उनको ब्रयता कहा जाता था। ठीक है, ब्रयता, ये ध्यान रखना। उसके बाद ऋग्वेदा की बात करें तो यहाँ पर आपका कीकटाज मेंशन किया गया है, और ये जो कीकटाज है कहा जाता है इनके बारे में कि जो सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स थे जो मगधा की जमीन पर आए उनको कीकट का नाम दिया गया। ये याद रखना है, कीकट ऋग्वेदा में, और अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ मगधा। ओके, उसके बाद जब आपका आर्यन पीरियड आया तो आर्यन जो है नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया से बिहार की तरफ आए, ईस्ट की तरफ आए, तो जो एक्सपेंशन हुआ आर्यन का उसको शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। ओके, उसके बाद मार्केंडे पुराण, वो भी विदेहा और वैशाली में जो राज कर रहे हैं राजाएं हैं उनके बारे में बताया करता है। उसके बाद जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्र निकाय, ये अच्छे से याद रखना है, ये भी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो डायनेस्टी थी, किंगडम थी, उसके बारे में बताता है, यानी कि लगभग ईस्ट यूपी बिहार वाला जो इलाका है। ओके, उसके बाद दिग् निकाय बुक ऑफ डायलॉग और विनय पिटाका बुक ऑफ डिसिप्लिन, ये आपका मगधा और वैशाली के दौरान जो रूलर राज करते थे उसके बारे में बताता है। मेन इंपॉर्टेंट आपको बुक का नाम याद रखना है। ठीक है, इसलिए हमने बुक का नाम हाईलाइट किया है। ये जो है आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अच्छे से याद रखने। उसके बाद जो जैन टेक्स्ट है भागवती सूत्र, ये भी आपका जो लिच्छवी रूलर है वैशाली के उनके बारे में जानकारी देता है। अन्य जैन टेक्स्ट की बात करें तो परिशिष्ट वर्मन और वासुदेव चरित्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। ओके, तो ये सब बुक्स
के नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। बाकी अदर डिटेल आप ना भी याद रखें, एक बार सुन के चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षसा लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और काल्हना ने राजतरंगिणी लिखा। ये भी मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, तो बुक का नाम याद रखना है। ओके, तो ये सब तो हो गया। अब आप समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बिहार में तो नहीं था, इसलिए बिहार में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट नहीं मिलते, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिहार में पढ़ते नहीं है। तो क्या मिलता है, वैदिक पीरियड तो मिलता है ना। वैदिक पीरियड भी दो है, एक आपका अर्ली वैदिक पीरियड, लाटर वैदिक पीरियड। तो धीरे धीरे वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे ट्राइबल्स थे ना, वो अपनी अपनी किंगडम बनाने लगे, और फिर लाटर वैदिक पीरियड में यही जो किंगडम है ये एक दूसरे से मर्ज होकर, चाहे लड़ाई झगड़े के माध्यम से एक किंगडम को हथिया कर अपने में शामिल कर लेना, तो ऐसे करके 16 महाजनपदा बन गए। महाजनपदा मतलब आप समझिए कि किंगडम ही मान लीजिए। एक महाजनपदा उसका अपना एरिया था, अपने रूलर्स राज करते थे, अपनी डायनेस्टी थी, तो ऐसे करके तो जो 16 महाजनपदा थे वो पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में फैले हुए थे। अगर हम थोड़ा सा मैप देखें तो आप देखिए, जो भारत का मैप है कुछ इस टाइप से, तो इस रीजन में आपका महाजनपदा 16 महाजनपदा फैला हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी बीपीएससी इन 16 महाजनपदा के कैपिटल को मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकती है, तो हम उसको भी देखेंगे। यहाँ लिस्ट हमने दे दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, बिहार में भी 3 महाजनपदा मौजूद थे। वो कौन से 3 महाजनपदा थे वो ध्यान रखना है। एक तो है अंगा, जिसका कैपिटल चंपा हुआ करता था, और आज आप देखेंगे तो जो मुंगेर और भागलपुर का इलाका है ना, मुंगेर और भागलपुर का इलाका, तो वहां पर आपका ये अंगा महाजनपदा हुआ करता था। दूसरा है आपका मगधा। तो मगधा में क्या है, जो आपके कैपिटल है गिरिराज या राजगीर, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो आपके राजगीर थे, आज भी राजगीर कहते हैं हम, गिरिराज भी इनको कहा जाता है। और मगध जो इलाका है आपका, गया और पटना का जो इलाका है वो आपका मगध कंप्राइज करता था। तीसरा जो बिहार में था वो है बज्जी, यानी कि वैशाली का इलाका, कैपिटल भी वैशाली था। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, और इंडिया के लेवल पर आपको ये जो बाकी 13 है वो याद रखना है। कैपिटल कहाँ था, कैपिटल याद रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो चलिए, हाँ, एक कैपिटल याद रखेंगे, साथ के साथ ये भी देख लेंगे कि जो आपके महाजनपदा है, नॉर्दर्न मोस्ट में कौन था, सदर्न मोस्ट में कौन था, वेस्टर्न मोस्ट में कौन था, ईस्टर्न मोस्ट में कौन था। तो ऐसे करके आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3 महाजनपदा बिहार में, और तीनों हमने देखा। अब बात ये थी कि महाजनपदा तो 16 थे, लेकिन धीरे 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 बाकी अन्य महाजनपदा को पावरफुल महाजनपदा ने अपने कब्जे में करने लग गए। वही कारण था कि जो मगध है, मगध वो काफी पावरफुल महाजनपदा निकल कर आया है ना। बहुत सारे पहले के महाजनपदा को अपने शामिल कर लिया, चाहे कब्जा करके, चाहे युद्ध करके, जो भी है उस तरीके से आपका एक्सपेंशन हो गया, चाहे संधि करके, चाहे शादी करके। कभी कभी ये होता था ना कि एक महाजनपदा है, उसके रूलर है, उसकी बेटी है, तो दूसरे महाजनपदा के रूलर के बेटे के साथ शादी करवा दिया जाता था, तो गिफ्ट के रूप में जनपद ही दे दिया जाता था, इलाका दे दिया जाता था, तो ऐसा भी चलता था। ओके, तो अगर हम बात करें मगधा किंगडम की, तो ये अथर्ववेदा में फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया है। और सबसे अर्लीस्ट कैपिटल याद रखना है, एंशियंट कैपिटल, अर्लीस्ट कैपिटल या मगधा का कैपिटल अगर आपको पूछ दिया जाए अर्लीस्ट में, तो गिरिराज या राजगीर। ये बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। बाद में जो कैपिटल है वो राजगीर से शिफ्ट होके पाटलिपुत्र बना, लेकिन आपको हमें बताना है कि कौन से रूलर के शासन में ये पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट हुआ, ये जरूर आप बताएं। उसके बाद मगधा किंगडम में ही
जो दो महत्वपूर्ण एम्पायर खड़े हुए वो है आपके मौर्य और गुप्ता, और इसके बारे में तो हम देखने ही वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा किंगडम जो बिहार में है वो है अंगा किंगडम, और ये भी अथर्ववेदा में पहली बार मेंशन किया गया है। और बिहार का अगर आप मैप देखेंगे कुछ नॉर्थ साउथ करके, तो भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया वाला जो इलाका है वहां पर आपको अंगा किंगडम देखने को मिलता था। ओके, और जो चंपा है जो कि भागलपुर में है, वो अंगा किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, और चंपा को मालिनी भी कहा जाता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका बज्जी किंगडम। बज्जी किंगडम में 8 क्लैंस हुआ करते थे। क्लैंस मतलब आप वंश को मान लीजिए, ठीक है। वंश मतलब जो डिफरेंट रूलर्स होते थे, अपने अपने ऑटोनॉमी बनाकर वो रूल करते थे इस बज्जी किंगडम में। लेकिन सबसे खास बात ये था कि जो वज्जी किंगडम था ये रिपब्लिकन किंगडम था, यानी कि यहाँ पर जनता सब की आवाज को भी वैल्यू की जाती थी, ठीक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्लैंस थे वो है आपके लिच्छवी, ओके, और विदेहा और ज्ञानत्रिका, ये ध्यान रखना है। और इस किंगडम में पंच मार्क्ड क्वाइंस भी इस्तेमाल करते थे। पंच मार्क मतलब क्या है, जैसे ये आपका क्वाइन है उसके ऊपर हमने पंच मार दिया कुछ मटेरियल से, तो वो जो सिंबल है वो चिपक जाएगा आपके इस क्वाइन पर, ठीक है। तो वो होता है पंच मार्क्ड क्वाइन। तो यूज होता था। सिल्वर क्वाइंस का नाम हुआ करता था शतमाना, कर्षपाना। ये जरूर ध्यान रखना है कि कर्षपाना, शतमाना ये सब सिल्वर क्वाइन है, और जो कॉपर क्वाइन है वो नशका और काकनी, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका टोटल महाजनपदा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मगधा एम्पायर पर, क्योंकि बाकी जो हमने 2 डिस्कस किए बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। मगधा के अंदर काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े डायनेस्टी इवॉल्व हुए मगधा पीरियड में, बड़े बड़े रूलर, उनकी अचीवमेंट, इन सबको हम देखेंगे। एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी, कि मगधा एम्पायर जब बना आपका, तो ऐसा नहीं है कि पहले अशोका या फिर मौर्यन एम्पायर आ गया। सबसे पहले था बृहद्रथ डायनेस्टी, उसके बाद आपका हरियंका डायनेस्टी, ऐसे क्रोनोलॉजी याद रखना है। उसके बाद सिसुंगा डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आएगा आपका मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। और जब मौर्यन खत्म होगा तो पोस्ट मौर्यन के बाद आएगा आपका गुप्ता डायनेस्टी। ओके, तो ऐसे करके ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना है, बीपीएससी ने इस टाइप के भी सवाल पूछे। तो बृहद्रथ डायनेस्टी की बात करें तो फाउंडर जो हैं उनको बृहद्रथ के नाम पर ही पड़ा है, और जो नेम है बृहद्रथ वो ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। और फिर जो जरासंध है जो कि बृहद्रथ के पुत्र थे, ये सबसे फेमस राजा थे, और इन्होंने ही गिरिवराज यानी कि राजगीर को कैपिटल बनाया। ओके, लास्ट रूलर कौन रहे हैं? रिपुंजया, याद रखना है। और बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद प्रयोदत्त डायनेस्टी आया, ओके, मगधा रीजन में। मगधा मतलब कुछ यूपी के भी इलाके शामिल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आ गया हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। पीरियड आपको याद नहीं रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखना है किसके बाद क्या आया। तो हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो बिंबिसार थे, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो बिंबिसार थे वो गौतम बुद्ध के कंटेम्पोररी थे, यानी कि गौतम बुद्ध जिस समय काल में थे बिंबिसार भी उसी समय काल में थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कैपिटल था हरियंका डायनेस्टी का वो था राजगीर। और एक खास बात ये थी कि जो बिंबिसार रूलर थे उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर मान लीजिए जिनका नाम जीविका था, उस डॉक्टर को उज्जैन भेजा गया फॉर ट्रीटिंग द किंग प्रयोदत्त जो कि अवंती के राजा थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इनके जो पुत्र थे अजात शत्रु, इन्होंने बिंबिसार को मारकर यानी कि अपने पिता को मारकर राजगद्दी हासिल की। पहले ऐसा ही चलता था, है ना। अब आप देखिए अजात शत्रु का रूल आता है। तो अजात शत्रु के दौरान गौतम बुद्ध और महावीर दोनों कंटेम्पोररी थे। और खास बात ये थी कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु होती है, डेथ, वो अजात शत्रु के ही समय काल में हुई। लॉर्ड महावीर ने जो मोक्ष हासिल किया वो भी इन्हीं के समय काल में हुई, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
और जब गौतम बुद्ध की महानिर्वाणा की प्राप्ति हुई उसके बाद ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के समय में कन्वीन करवाया गया, बुलाया गया 483 बीसी के दौरान। ओके, और कहाँ पर? सतपर्णी के राजगीर, वहां पर हम इससे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका उज्जैन। तो उज्जैन, जैसा कि हमने क्वेश्चन भी पूछा था कि किन्होंने राजगीर से कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा बनाया, तो उज्जैन। तो उज्जैन किस डायनेस्टी के रूलर थे? हर्यंका डायनेस्टी। ओके, तो आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र सिटी का निर्माण करवाया, और नागदशका ये लास्ट रूलर थे आपके हर्यंका डायनेस्टी के। उसके बाद आता है सिसुंगा डायनेस्टी। तो सिसुंगा डायनेस्टी को देखिए, जो फाउंडर है वो आपका शिशुनाग है ना। सिसुंगा हम बोल देते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी होता है वैसे। और कैपिटल वैशाली। इंपॉर्टेंट रूलर कालाशोक, और कालाशोक जो है उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, उसके बाद आते हैं नंदा डायनेस्टी। ये भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर है महापद्म नंदा। ओके, तो जो महापद्म नंदा है उन्होंने ही नंदा डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। जो लास्ट रूलर है सिसुंगा डायनेस्टी का, यानी कि नंदी वर्धना, इनको हटाकर महापद्म नंदा ने अपनी गद्दी स्टैब्लिश की, अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की। ओके, और धनानंद जो है वो लास्ट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के। और जो अलेक्जेंडर हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया था 326 बीसी में, ये इनके कंटेम्प्रोरी थे। तो यानी कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था तब जो रूलर थे मगधा के वो थे धनानंद। ये पीरियड भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे मौर्यन पीरियड के पास, लेकिन इस बीच में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में समझ लेते हैं। ओके, तो वैदिक पीरियड में काफी ज्यादा एक प्रकार से रिलीजियस सुपरस्टिशन काफी ज्यादा फैल गए थे, और काफी ज्यादा जो अंधविश्वास भी देखने को मिल रहा था। जो पंडित पुरोहित थे वो बेसिकली काफी ज्यादा अपने आप को ज्ञानवान मानते थे, और फिर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ करता था कास्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो उसी समय यानी कि 6th सेंचुरी बीसी के दौरान एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुआ। जब गौतम बुद्ध महावीर ने ज्ञान अटेन किया तो इन्होंने लोकल पीपल्स को अपने प्रभाव में ले लिया, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान एक्सप्रेस करने के माध्यम से, ठीक है। तो लोग इनके प्रभाव में आ गए, और धीरे धीरे बुद्धिज्म और जैनिज्म एज ए रिलीजन के रूप में, एज ए धर्म के रूप में डेवलप होना शुरू हुआ। ये बेसिक कंसेप्ट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक है, इसलिए हम थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो बिहार में गौतम बुद्ध ने ज्ञान हासिल किया जिसको हम इनलाइटेनमेंट कहते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ भी कहते हैं, शाक्यमुनि भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जन्म इनका 563 बीसी में हुआ। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल और शाक्य क्लान से ये बिलोंग करते थे, याद रखना है आपको। सुद्धोधना इनके पिताजी थे, माया देवी इनकी माताजी थी, और इन्होंने यशोधरा से शादी किया था, और राहुल इनके पुत्र थे। और इनको ज्ञान प्राप्ति करने से पहले घर त्यागना था। तो आखिरकार वो क्या क्षण आया जिसके कारण इनके मन में डिसीजन हुआ कि ना, हमें तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। तो 4 साइट सीइंग्स हुई, 4 चीजें इन्होंने ऑब्जर्व किया। एक तो ओल्ड मैन यानी कि बुजुर्ग, उसके बाद बीमार मैन, उसके बाद कॉप्स यानी कि डेड मैन, उसके बाद एस्ट्रेटिक यानी कि साधु, वॉन्डरर। तो ये सब देख के उनके दिमाग परिवर्तन हुए, और ज्ञान की और सत्य की तलाश में ये आगे निकल गए। ओके, उसके बाद देखिए 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, और 7 साल के बाद इन्होंने ज्ञान हासिल किया। जब ये गया पहुंचे, वहां पर बोधि ट्री थी, और बोधि ट्री के नीचे बैठकर ये ध्यान मुद्रा में थे। तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने की क्षण को हम निर्वाणा कहते हैं। एक है निर्वाणा जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर दिया, एक महानिर्वाणा जब गौतम बुद्ध अपना देह त्याग कर दिए। और ज्ञान हासिल करने के बाद जो पहला प्रवचन या सरमन इन्होंने दिया, जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, वो सारनाथ में दिया गया। सारनाथ आपका यूपी में है। और सबसे ज्यादा प्रवचन इन्होंने श्रावस्ती जगह पर दी, जो कि कोशला महाजनपदा का कैपिटल है। और महापरिवारना इनका कुशीनगर यूपी में हुआ 483 बीसी में, ठीक है।
तो याद रखिए जन्म इनका 563 बीसी में और जो इनकी महापरिनिर्वाणा हुई 483 बीसी में। गौतम बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे आप देख लीजिए, शरीपुट, मोगलन्ना, आनंद, कश्यपा एंड उपाली। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो इनको मानते थे, जैसे कोशला के रूलर प्रसन्नजीत, बिंबिसार, आजाद शत्रु, इनके बारे में हमने बात किया ही। तो इन्होंने जैनिज्म भी एक्सेप्ट किया, ये जो रूलर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये बुद्धिज्म को मानते नहीं थे, तभी तो उन्होंने काउंसिल्स स्टैब्लिश की। अब एक कंसेप्ट आता है कि बुद्धा में 3 जेम्स क्या है, त्रिरत्न जिसको कहते हैं। तो एक है बुद्ध, एक धर्म और एक घोष। ओके, ये ध्यान रखना है। घोष को हम संघ भी कहेंगे हैं। तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये ध्यान रखना है। अब कुछ इवेंट जो बुद्धा के जीवन में हुआ आप देखिए। एक तो है इन्होंने जो जन्म हुआ इनका, ये आपका जो सिंबल है लोटस और बुल, याद रखना है। ओके, और लुम्बिनी में हुआ, ये हमने बताया। अब क्या है, महाविनिष्क्रम, जिसको हम रिनाउंसिएशन भी कहते हैं, यानी कि जब इन्होंने घर त्याग किया तो जो सिंबल यूज किया जाता है घोड़ा के, घोड़े पर बैठ के ही इन्होंने घर त्याग किया था। कामतक नाम था घोड़े का, और 29 वर्ष में। और ठीक है, उसके बाद है आपका जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया वो बोधि ट्री, और 35 वर्ष की उम्र में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो इन्होंने सरमन दिए, प्रवचन दिए, पहला सारनाथ हमने बोला ही। तो जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, वो है चक्र यानी कि व्हील। उसके बाद महापरिनिर्वाणा का जो सिंबल है वो स्तूपा। ये बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है स्तूपा के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुशीनगर यूपी में। तो जो टीचिंग्स है बुद्धा की, 4 नोबल ट्रुथ की बात करते हैं ये। आर्य सत्य जिसको हम कहते हैं। एक तो ये है कि जो विश्व है ये पूरा दुख से भरा हुआ है, और जो दुख का कारण है वो है इच्छा, और अगर इच्छा को कंट्रोल कर लिया जाए तो सारे दुख जो है रिमूव हो जाएंगे, यानी कि निर्वाणा प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपको ये हासिल करना है, दुख से मुक्ति होना है, तो 8 फोल्ड पाथ जिसको हम अष्टांग मार्ग कहते हैं, ये गौतम बुद्ध ने ही दिया, इसका पालन करें। तो जो अष्टांग मार्ग है ये आपका दिया गया है 8 मार्ग, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, और ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, मेंस में भले ही पूछा जा सकता है, रेफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका बुद्धिस्ट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो आप देखिए जब गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाणा हुई, देह त्याग हुआ, उसके बाद काउंसिल्स बनाए गए, काउंसिल्स बिठाए गए, मीटिंग्स करवाए गए इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की। तो फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, 4 काउंसिल हुए। और वर्ष क्या है आपका, 483 बीसी पहला, दूसरा 383 100 साल बाद, तीसरा 250 बीसी, उसके बाद चौथा जो है आपका एडी में हुआ 72 एडी, ये ध्यान रखना है। तो जो वेन्यू है पहले का वो सप्तपर्णी केव राजगृह में, ये हमने बताया। चेयरमैन, अब होता है ना काउंसिल होता है तो उसको चेयर करने के लिए एक लीडर होते हैं, तो महाकश्यप्या अब तो एक लीडर हो गए, लेकिन किसके शासन काल में ये काउंसिल बुलाया गया था, तो अजात शत्रु, ये ध्यान रखना है। और जो सुत्त पिटाका और विनय पिटाका है, इसका कंपाइलेशन आपका पहले ही काउंसिल में हो गया। सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, ये बुद्ध के या बुद्धिज्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आप मान सकते हैं। ओके, जो सेकेंड काउंसिल है वो आपका 383 मैंने बताया वैशाली में, और किसने प्रिसाइड किया, सभा कमी, और किसके पीरियड में, आपका कालाशोक के पीरियड में, ये ध्यान रखना है। और जो तीसरा काउंसिल हुआ आपका पाटलिपुत्र, यानी कि जो आपका प्रेजेंट डे पटना है, मोगलीपुट तिश, इन्होंने प्रिसाइड किया, और किसके शासन काल में, अशोका, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका तीसरा काउंसिल था ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है तो ये अशोका ने प्रिसाइड किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभिधम्म पिटाका, जो तीसरा बुद्धिस्ट का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो 3rd काउंसिल में कंपाइल हुआ। तो पहला दूसरा तो हो गया आपका फर्स्ट काउंसिल में ही, सुत्त और विनय, और जो तीसरा है अभिधम्म पिटाका, ये आपका तीसरे काउंसिल में हुआ। चौथे काउंसिल में क्या हुआ, जो आपका कुंडल वन कश्मीर में हुआ था ये, और इसको प्रिसाइड करने वाले जो मुख्य चेयरमैन थे वसुमित्र और फिर अश्वघोष, और किसके पेट्रोनोज में, कनिष्का। अब आप हमें बताइए कनिष्का कौन से डायनेस्टी का रूलर था। ओके, यहाँ खास बात ये हुई कि धीरे धीरे जो है ना बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया, यानी कि विभिन्न सेक्ट में बढ़ गए। एक तो है आपका हीनयाना बुद्धिज्म और एक है महायाना बुद्धिज्म। तो जो हीनयाना है ना, ये
ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि नियम कानून को ज़्यादा फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट तरीके से, और जो महायाना है थोड़ा रिलैक्स नियम कानून को फॉलो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर आता है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, और आपको याद रखना है पहली बात तो यहाँ की, यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलेटेड पढ़ाई तो होती थी, उसके साथ साथ बहुत सारे फील्ड, अलग अलग फील्ड के भी पढ़ाई होते थे। तो जो नालंदा है वो आपका, नालंदा बिहार में ही, आपको पता ही है, और फाउंडर जो रहे हैं वो है कुमारगुप्त वन। उसके बाद विक्रमशिला जो कि भागलपुर बिहार में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, धर्मपाला इन फाउंडर रहे हैं। सोमपुरी जो कि बंगाल में है, धर्मपाला ही फाउंडर रहे हैं। जगदल बंगाल, रामपाल फाउंडर रहे हैं। उदंतपुरी बिहार शरीफ, गोपाल फाउंडर रहे हैं। उसके बाद बल्लभी जो कि गुजरात में है, भद्रका फाउंडर रहे हैं। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमने देखा। और हीनयाना, महायाना, बाद में और भी बुद्धिज्म के सेक्ट बने, जैसे एक वज्रयाना भी है, ठीक है। हीनयाना को लेसर व्हीकल भी कहते हैं और महायाना को हम ग्रेट व्हीकल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। तो ध्यान ये रखना है कि अभिधम्म पिटाका, अभिधम्म पिटाका जो है एक प्रकार से जो फिलॉसफी कही गई है, बताई गई है, उसी का डिटेल्ड वर्जन आपका अभिधम्म पिटाका में बताया गया है। और जो विनय पिटाका है, ठीक है, विनय पिटाका, इसमें आपका जो मॉन्क्स हैं, साधु संत, तो वो क्या नियम कानून उन्हें फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो विनय पिटाका में दिया गया है। उसके बाद जो सुत्त पिटाका है, उसमें गौतम बुद्ध ने जो भी ज्ञान की बातें बताई उसको कंपाइल किया गया है सुत्त पिटाका में, याद रखना है। ओके, और सुत्त पिटाका को 5 निकाय में डिवाइड किया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है सुत्त पिटाका और विनय पिटाका के बीच क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है जातका, ठीक है। जातका बेसिकली बुद्धिस्ट में जो शॉर्ट स्टोरीज हुआ करते हैं गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ को लेकर, उन सब को डिस्क्राइब किया जाता है जातका स्टोरीज के रूप में। तो अगर जातका का नाम आए, याद रखना है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिलेटेड टू प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। उसके बाद मिलिंदा पन्हो, ये जो है कन्वर्सेशन है बिटवीन द बुद्धिस्ट सेंट नागसेना एंड मिलिंडा, ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपके त्रिपिटाका है, यानी कि तीनों जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट है, अभिधम्म, सुत्त और विनय, ओके, ये सब आपके पाली में लिखे गए हैं और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में तीनों को एक साथ कंपाइल कर दिया गया, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम जैनिज्म के बारे में। तो जब बुद्धिज्म फ्लरिश किया तो जैनिज्म भी फ्लरिश किया, और जैनिज्म है ये भी वेदाज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। और महावीर के आने से पहले ऑलरेडी 23 जैन गुरु थे जिनको तीर्थंकरा कहते हैं, और जो 24वें जैन गुरु हैं महावीरा उन्हें कहते हैं, ओके। और जिन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया तो उनको जिना या तीर्थंकरा कहा जाता है, और फिर ये ज्ञान देते हैं, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जैन समुदाय है वो अपने प्राइमरी स्क्रिप्चर किसको मानते हैं, तत्वर्थ सूत्र को, और किसके द्वारा लिखा गया था, उमावती के द्वारा, इनको उमा स्वामी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसलिए हमने बता दिया। उसके बाद आते हैं वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इनका पीरियड आप देख सकते हैं 540 बीसी से लेके 468 बीसी, और किंग सिद्धार्थ के ये पुत्र थे। और इनका जो बर्थ प्लेस था वो है आपका कुंडग्राम, जो कि वैशाली के पास है। गौतम बुद्ध का तो नेपाल में हुआ था, इनका बिहार में हुआ था। यशोदा उनकी पत्नी थी। और उसके बाद देखिए 13 साल के प्रयास के बाद इन्होंने ज्ञान हासिल किया, जिसको केवल्य ज्ञान, जैसे गौतम बुद्ध ने जो हासिल किया निर्वाणा कहते हैं, इनको केवल्य ज्ञान कहा जाता है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, जो कि रिम्बिकराम इलाके के पास है। और उसके बाद से ये महावीर और जीना कहलाने लगे। और इन्होंने जो देह त्याग किया पावापुरी, जो कि राजगुरी के पास है, 468 बीसी में। और फर्स्ट प्रवचन इन्होंने माउंट पिपुचल्ला पर दिया, जो कि राजगीर में है, ये ध्यान रखना है। तो जो 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं महावीर के द्वारा, मतलब जैन तीर्थंकर्स के द्वारा, वो आप देख सकते हैं। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस,
सत्य यानी कि सत्य ही बोलो, अस्तेय यानी कि चोरी चकारी नहीं, ब्रह्मचर्य यानी कि आप ब्रह्मचर्य का फॉलो करो। और जो पांचवा है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ये होता है कि जो मटेरियल थिंग्स है, जो बाहर की वस्तुएं सब है, उनको आप ज़्यादा रिस्पॉन्स ना दें, उनसे ज़्यादा अटैच ना हो जाए। ओके। और ये जो अपिग्रह अपग्रह है, ये महावीर के द्वारा ऐड किया गया था, ये ध्यान रखना है। और जैसे गौतम बुद्ध के फेज में भी आपका 3 जेम्स था, यहाँ पर भी आपका 3 जेम्स है। इसमें आपका राइट नॉलेज है, राइट फेथ है, राइट एक्शन है, ये ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो कलिंगा के राजा थे खरवेला, और साउथ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे, जैसे गंगे डायनेस्टी, कदम्बा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ये सब इनको मानते थे, ये ध्यान रखना है। ओके। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको ही पता है कि इन्होंने लास्ट में जैनिज्म को भी एक्सेप्ट किया था, है ना। ये कर्नाटका चले गए थे अपने देह त्याग के लिए। ओके। उसके बाद देखिए जो कुछ जैन तीर्थंकरा के लिस्ट दिए गए हैं, टोटल 24 तीर्थंकरा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, उनके सिंबल तो आप याद रख सकते हैं। ऋषभ देव, ठीक है, सिंबल ऑक्स है। अजीतनाथ एलिफेंट है। महावीर जो कि 24th है, इनका सिंबल लायन है। 23rd है आपके पार्श्वनाथ, जो कि स्नेक रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला आई थिंक कि ऋषभ देव ही है। ओके। दूसरा शायद अजीतनाथ है, और 23 पार्श्वनाथ है, 24th आपका महावीरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्ट ऑफ जैनिज्म, जैसे बुद्धिज्म में हमने देखा, तो जैनिज्म में भी 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट निकल कर आते हैं, दिगंबरा द नेक्ट एंड श्वेतांबरा, जिसको व्हाइट क्लैड कहते हैं, व्हाइट क्लोथ्स पहनने वाले, है ना। तो जो दिगंबरा है ये वही ऑर्थोडॉक्स थे, थोड़ा नियम कानून को ज़्यादा पालन करते थे। और जो श्वेतांबरा है ये थोड़ा रिलैक्स नियम रखते थे। ओके। और दोनों जो सेक्ट हैं, इन्होंने अपने पुस्तक को अगम सिद्धांत कहते हैं। तो अगम सिद्धांत याद रखना आपको, जैन टेक्स्ट है। अब जैन काउंसिल्स भी ऑर्गेनाइज हुए आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। तो फर्स्ट जैन काउंसिल 300 BC में कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चेयरमैन स्थूलभद्र, याद रखना है। और इस दौरान 12 अंगा को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड जैन काउंसिल है वो आपका 512 AD में, कहाँ पर, बल्लभी गुजरात में, अंडर द रूलर मैत्रका। ओके। और चेयरमैन कौन थे, देवव्रत। और कंपाइलेशन यहाँ पर आपके जो भी जैन टीचिंग्स है, अगमाज है, उन टीचिंग्स का कंपाइलेशन किया गया, ठीक है। देवव्रत थोड़ा सा शॉर्ट नेम है, इनका काफी बड़ा नाम है, तो आप देवव्रत से नाम याद रख सकते हैं। अब ये आपका बुद्धिज्म जैनिज्म हुआ समाप्त। अब चलते हैं मौर्यन डायनेस्टी की तरफ। ओके। तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो चाणक्य है, या कौटिल्य है, या विष्णुगुप्त है, इनको डायनेस्टी स्टेब्लिश करवाने में मदद की। कहा जाता है कि जो चाणक्य या कौटिल्य, इनका अपमान किया गया था नंदा डायनेस्टी के रूलर के द्वारा, इसलिए बदला लेने के लिए इन्होंने ओवरथ्रो करवा दिया अपने दिमाग से। चाणक्य नीति आपने सुना होगा। ओके। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये मौर्य क्षेत्रीय क्लान से बिलोंग करते थे। और मुद्रा राक्षसा में इनको वृषला भी कहा गया है, इनको कुलहीना भी कहा जाता है, ये सब ध्यान रखना है। और 305 BC में इन्होंने सेलुकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर के जनरल थे, उनसे लड़ाई की, और फिर बाद में दोस्ती भी बन गई। और फिर आप देखिए जो सेलुकस निकेटर है, उन्होंने मेगास्थनी को मौर्यन कोर्ट में भेजा। और जब मेगास्थनी भारत आए तो उन्होंने बुक लिखा, इंडिका, भारत के बारे में डिस्क्राइब किया, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब किया। और अपने डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया कि जो मौर्यन एम्पायर है वो 4 प्रोविंसेस में बटा है, और चारों प्रोविंस को रूल करने के लिए एक एक गवर्नर है। साथ के साथ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो पाटलिपुत्र में देखने को मिला, मतलब पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल था, तो उनको कंट्रोल करने के लिए 30 मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि 6-6 कमेटी में बटे हुए थे, और एक एक कमेटी के 5-5 सदस्य, तो टोटल आपके 30 मेंबर्स हो गए। ओके। और इन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट किया। बाद में ये श्रवण बेलगोला भी गए कर्नाटका में, और वहाँ पर स्लोली इन्होंने खाना कम कर दिया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई।
उसके बाद आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और इनको अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है ग्रीक राइटर्स के द्वारा। और इनके पीरियड में याद रखना है डेमिस्कस जो कि सीरियन एम्बेसडर, वो आए थे। किसने भेजा था? एंटीचुस डायनोसियस के द्वारा। तो कैसे याद रखेंगे? बीडी याद रखेंगे। बिंदुसार के समय दमिश्कस आए थे। और इनको मुद्रसार भी कहा जाता है वायु पुराण में, और सिमसेरी भी कहा जाता है जैन टेक्स्ट राजवल्ली कथा में। और इन्होंने 16 राज्य को अपने कंट्रोल में लिया, और इन्होंने आजीविका सेक्ट को ये फॉलो करते थे, जिसको बनाया गया था मकाली घोषा के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? ये अभी हमने बताया, मकाली घोषा, और ये आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। उसके बाद है आपका अशोका पीरियड। तो अशोका पीरियड में आप देखिए, जब अशोक अपनी राजगद्दी संभाल रहे थे तब भी चीजें सही नहीं थी। तो कहा जाता है कि 4 साल तो इनको अपने राजगद्दी पर स्टैब्लिश होने में ही लगे थे। जो भी कंटेंडर्स थे उनसे निपटने के बाद इन्होंने गद्दी संभाली। और गद्दी संभालने के बाद आप देखिए लगभग 7-8 साल बाद इन्होंने कलिंगा वार छेड़ दिया, जो आपका ओडिशा प्रेजेंट डे है, वहां पर जो समय के रूलर थे उनसे इन्होंने युद्ध भी किया। और कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद इनको काफी ज्यादा अफसोस हुआ, और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। उसके बाद शांति का रास्ता इन्होंने अपना लिया, और इन्होंने लगभग 14 मेजर पिलर एडिक्ट भी खड़ा किए, और हर एडिक्ट कुछ ना कुछ मैसेज देता है। तो जो एडिक्ट 12 है ये कलिंगा वार का मैसेज देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो इन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोंक उपागुप्त, ये उपागुप्त का नाम याद रखना है। और ये कलिंगा वार के बाद ही हुआ, जब इनको एहसास हुआ कि नहीं, युद्ध में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, और उनके दिल पर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ा था। उसके बाद है आपका भबरू इंस्क्रिप्शन। तो भबरू इंस्क्रिप्शन कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, और इसमें अशोक को मगधा का किंग बताया गया है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हमने बता ही दिया है। पाली जो है, वो जो लोग थे वो कॉमन लैंग्वेज स्पीक करते थे पाली, ये ध्यान रखना है। अब जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? जैसे पहले तो किताब कॉपी होता नहीं था, तो पत्थर हुआ करते थे, उस पर लिखवाया जाता था, उसी को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो उस समय जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो कभी डिफरेंट भी हुआ करती थी। ठीक है, तो जैसे प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ये आपके ईस्टर्न रीजन में, जैसे ये भारत का मैप है, मगध का तो पूरा प्रभाव था आपका, तो ईस्टर्न रीजन में आपका प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मणी स्क्रिप्ट चलती थी। नॉर्थ वेस्ट रीजन आपका, इस रीजन में आपका प्राकृत लैंग्वेज और खरोस्ती स्क्रिप्ट चलती थी। बाकी अदर लैंग्वेज ग्रीक और अरेमिक भी चलते थे। ठीक है, अब जो बिहार में अशोकन एडिक्ट्स मिला है वो कौन कौन सा है? एक है लौरिया नंदनगढ़, जहां पर आपके लायन के फिगर मिलते हैं, 32 मीटर का हाइट है, वेस्ट चंपारण में, याद रखना है। और लौरिया अरज, ये आपके ईस्ट चंपारण में है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो आपका एम्पायर है वो पूरा 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ये अभी जो हमने मैप बनाया ना, इसको आप 4 प्रोविंसेस, ये जो आपके मेगास्थनी के इंडिका में भी बताया गया, ये अभी देखा गया, देखें ना, यहाँ पर हमने बताया 4 प्रोविंसेस ईच अंडर 1 गवर्नर। ठीक है, तो एक तो था आपका कलिंगा जिसका कैपिटल तोशाली, उसके बाद है अवंती पथ यानी कि अवंती जिसका कैपिटल उज्जैन, उसके बाद सुवर्णगिरी, उसके बाद तकजिला। तकजिला आपका इस साइड था, यहाँ पर तकजिला यूनिवर्सिटी का भी नाम आपने सुना होगा। ओके, जो कैपिटल था पाटलिपुत्र। और ये ध्यान रखना है सप्तांग थ्योरी चाणक्य ने दिया। सप्तांग थ्योरी वही है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स उसमें जरूर होने चाहिए, ये सप्तांग थ्योरी बात करता है, चाणक्य ने दिया था। मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करें तो जो प्लिनी है, प्लिनी एक इंपॉर्टेंट ट्रेवलर रहे हैं, और इनके अनुसार मौर्यन आर्मी के पास 6 लाख इन्फेंट्री थे। इन्फेंट्री मतलब जो जमीन पर युद्ध लड़ते हैं, इन्फेंट्री। ओके, और मौर्यन एम्पायर, मौर्यन की जो आर्मी थी वेल ऑर्गेनाइज थी, और सेनापति उसे कंट्रोल करते थे। और आप ये देखिए, एक है आपका बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री जो हेड करते थे पद अध्यक्ष के द्वारा, है ना। इन्फेंट्री मतलब जो आपके जमीन पर जो सेना खड़े रहते हैं उसको हेड करने वाले तो कोई होंगे? पदाध्यक्ष। उसके बाद कैवलरी, उसको हेड करने वाले
अश्व अध्यक्ष, यानी कि जो घुड़सवार होते थे उसको हेड करने वाले अश्व अध्यक्ष, नाम से पर क्लियर है। उसके बाद वॉर चैरियट, तो इनको रथ अध्यक्ष कहते थे। उसके बाद वॉर एलिफेंट्स, इनको हस्त अध्यक्ष कहते थे। ओके, फिर नेवी भी था और ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई भी था। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसा नहीं है कि नेवी नहीं था, नेवी भी था। उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो चीफ जस्टिस होते थे उसको धर्म ठीक करे कहते थे, है ना। जैसे आज हम सीजेआई बोलते हैं तो उस समय धर्म ठीक करे कहते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के हेड होते थे उसको अमत्याज कहते थे। विलेज लेवल पर जो केस सॉल्व होते थे वो ग्राम वृद्ध उन्हें सॉल्व करते थे। और जो राजा के जमीन हुआ करते थे उनको सीता लैंड कहते थे, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे प्रकार के टैक्स भी लगाया जाता था, ऐसा नहीं था कि टैक्स नहीं लगता था। ओके, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड में क्या क्या बना, तो एक आपको ध्यान रखना है बराबर हिल केव्स। बराबर हिल केव्स जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, और यहाँ पर आपको 4 केव्स मिल जाते हैं। एक तो आपका लोमस ऋषि केव, दूसरा सुदामा केव, सुदामा सबसे पहले केव बना है। उसके बाद विश्वामित्र केव, उसके बाद कर्ण चोपर केव्स, ठीक है, अशोका के द्वारा बनाया गया, ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो नागार्जुना हिल केव्स है ये भी जहानाबाद में, लेकिन अशोका के पुत्र दशरथ ने इसे बनाया है और ये आजीविका मॉन्क्स को डोनेट किया गया था। उसके बाद एक आता है चैत्या और बिहारा। तो ध्यान रखना है जो चैत्या ये प्रेयर हॉल थे जहाँ पर जो मॉन्क्स हैं वो प्रेयर करते थे बैठकर एक साथ, उसके लिए जो गुफा बनाया गया था वो चैत्या है। और हाँ, मतलब प्रेयर हॉल मतलब रेस्ट हाउस नहीं, प्रेयर करते थे। बिहारा जो होते थे वो मॉन्क्स के लिए रेस्ट हाउस होते थे जहाँ पर बैठ के वो आराम करते थे। तो जगह जगह रास्ते पर कहीं कहीं बिहारास भी बना दिया जाता था और कहा जाता है कि बिहार का नाम भी बिहारास से ही पड़ा है। ओके, और चैत्य और बिहारा क्लियर हो गया। और जो स्टेट इम्बलम था वो है पीकॉक। ओके, भारत का इम्बलम कौन है ये आप हमें बताइए, किससे लिया गया है ये भी आप हमें बताइए। तकजीला फेमस था हायर एजुकेशन के लिए, हमने बताया भी। लास्ट रूलर रहे हैं बृहद्रथ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आता है, शुंगा डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंगा फाउंडर है। फिर देखिए पतंजलि जो कि ग्रेट ग्रामेरियन एंशियंट इंडिया के, ये पुष्यमित्र शुंगा के कंटेम्पोररी थे। अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र के बेटे थे, वो कालिदास के जो ड्रामा लिखी गई है मालविका अग्निमित्र वो उसमें नजर आते हैं, मतलब उनको दिखाया गया है। उसके बाद हेलियोडोरस जो कि एम्बेसडर है ग्रीक किंग के, हेलियोडोरस वो आपके भागभद्र के शासनकाल में आए। और देवभूति लास्ट रूलर रहे हैं शुंगा डायनेस्टी के। उसके बाद आता है कन्वा डायनेस्टी, फाउंडर है वासुदेव और लास्ट रूलर है सुशर्मन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब लगभग आपका खत्म होने वाला है तो चिंता ना करें, मैंने आपको बताया था कि कम समय में आपका पूरा जो एंशियंट हिस्ट्री है वो खत्म कर देंगे। तो आप देखिए लगभग 1 घंटे का स्लॉट है लेकिन चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देखिए गुप्ता एम्पायर आ जाता है आपका, श्री गुप्ता फाउंडर है। गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, किताबें लिखी गई, बहुत सारे स्कॉलर्स भी आते हैं इस पीरियड में। और एक बात यह है कि इससे पहले जो मौर्यन पावर थी वो सेंट्रलाइज थी, यानी कि पावर अपने कंट्रोल में लिए हुए थे, लेकिन गुप्ता के समय काल में पावर थोड़ा डिसेंट्रलाइज थी, यानी कि अलग अलग अथॉरिटी को पावर दिया गया था। चंद्रगुप्त वन जो है वो बेसिकली गुप्ता इराक के फाउंडर है। गुप्ता इराक कब से स्टार्ट हुआ? 320 एडी में। याद रखना फाउंडर है सूर्यगुप्त, लेकिन गुप्ता इराक के फाउंडर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त वन। और पहले किंग थे ये जिन्होंने टाइटल महाराज धीराज का इस्तेमाल किया। इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की और गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए थे इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद है समुद्रगुप्त, द फेमस किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और इनके बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति है या फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो काफी डिटेल में बताता है। और इसको लिखा गया था हरिसेना के द्वारा, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको डिस्कवर किया गया बाय ट्रायर के द्वारा, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने ही परमिशन दिया था श्रीलंकन रूलर को, मेघवर्मन जो कि नाम है, टू कंस्ट्रक्ट ए मोनेस्ट्री एट बोध गया। और इनको कविराज भी कहते हैं, कवि में काफी ज्यादा ये फेमस थे और वीणा प्लेयर भी थे, वीणा भी प्ले करते थे, विष्णु डिवोटी थे। उसके बाद है चंद्रगुप्त टू जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके, शादी के रिलेशन स्टैब्लिश करके ये अन्य एम्पायर के साथ अपना दोस्ती बढ़ा लेते थे, प्रभाव बढ़ा लेते थे।
और इनके कोर्ट में जो नवरत्न था, आपको ध्यान रखना है, कालिदास थे, अमर सिम्हा थे, वारुरुचि थे, पारामिहिर थे, घट कारपरा, शांकु, वेटल भट्ट, पनका, धनवंतरी, ये सब थोड़ा नाम याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो फाहिन आया था जो कि चाइनीज ट्रेवल है, वो चंद्रगुप्त टू के ही समय में आया था, ठीक है। और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स लिखा, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ये ध्यान रखना है, ओके। फाहिन। उसके बाद आता है कुमार गुप्ता का पीरियड। तो कुमार गुप्ता को महेंद्र आदित्य भी कहते हैं। और कुमार गुप्त की फेमस बात यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन आपको हमें बताना है कि डिस्ट्रॉय किसने किया। और ये बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर था, इस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। और इनके पीरियड में हुनाज, जो कि फॉरेन इन्वेजन, बाहर के शक्ति इन्वेड कर रहे थे, हुना इन्वेजन इनके पीरियड में हुआ था, ओके। लेकिन ये जो आपके कुमार गुप्त है, हुना इन्वेजन से तो बचा तो लिए, लेकिन स्कंद गुप्त के समय में बेसिकली जो हुना इन्वेजन है और ज्यादा तीव्र हो गया। तो आप देखिए स्कंद गुप्त के बाद ये जो एम्पायर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, क्योंकि जो रूलर है कमजोर आने लगे। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि गुजरात में है, ओके। तो गुजरात में जो गवर्नर थे प्राणदत्त, इन्होंने सुदर्शन लेक को रीस्टोर करवाया, ठीक करवाया, जो कि मौर्याज के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ठीक किसके द्वारा करवाया गया? जो गुजरात के गवर्नर थे प्राणदत्त। लेकिन उस समय गुप्ता किंग कौन थे? स्कंदगुप्त। और विष्णुगुप्त जो है वो लास्ट रूलर थे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखिए, बुद्ध के ब्रॉन्ज स्टेचू भागलपुर में जो मिलते हैं वो गुप्ता पीरियड में ही बना। कालिदास ने जो प्ले लिखा वो शकुंतला संस्कृत में लिखा, जो कि आपके विष्णुगुप्त के पीरियड में आपके कालिदास, विष्णुगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य, इनके पीरियड में कालिदास रहे हैं। और फिर आप देखिए सुश्रुत संहिता, जो कि मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करता है। चेस ओरिजिनेट हुआ आपका गुप्ता पीरियड में। कामसूत्र, जिसको लिखा गया वत्सयाना के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में आता है आपका लेटर गुप्ता, और इसमें आप देखिए एक अपशब्द इंस्क्रिप्शन याद रखना है, आदित्य सेना ने लिखवाया था। और जो मगधा के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसके बारे में ये मेंशन करता है। फिर वेन्सवांग जो है हर्षवर्धना के पीरियड में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आई.टी. स्वांग, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो एंशियंट बिहार का लेक्चर है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको पसंद आया होगा। इससे कम समय में रिवीजन थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बस एक बार आप सुनते चले गए स्थिर से, तब भी आपका काम बन जाएगा और आपका एग्जाम निकलेगा। तो कोने कोने से, किसी भी कोने से क्वेश्चन आ जाए एंशियंट हिस्ट्री बिहार स्पेशल, यू विल बी अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन ए राइट मैनर। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ओके। और आप सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपडेट। हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे। मेंस के लिए हम नए नए इनिशिएटिव जल्द ही लाने वाले। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपने रिस्पॉन्स जरूर बताएं। और अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप हमें जरूर लिख सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।